Assalamu alaikum students, this is my second video to you. तो आज जुमे का दिन है। आप लोगों ने होपफुली जुमे की नमाज घर पे ही पढ़ी होगी और दुआ की होगी कि हमें इस मुसीबत से अल्लाह ताला निकाले, दुनिया को निकाले और दुनिया के लोगों के लिए और पाकिस्तान के लोगों के लिए आपने दुआ की होगी। ठीक है, तो पिछला लेक्चर आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। उसके बाद मैंने आपको उससे रिलेटेड कुछ और उसके मेन पॉइंट्स भी दिए थे। ठीक है, उसके बेसिस के ऊपर आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट 3 करनी है और असाइनमेंट 3 के 3 हिस्से। तो पहला हिस्सा तो मैंने वीडियो 1 में आपको बता दिया था, तो उसको देख लें और मेन पॉइंट्स को उतार लें अपने रजिस्टर में और साथ वीडियो देख के उनकी एक्सप्लेनेशंस भी लिख लें। अच्छा जी, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम असाइनमेंट 3 को जो आंसर करने के लिए बाकी चीज़ें आपने टॉपिक्स पढ़ने हैं उसके साथ रिलेटेड है। अब एक तो बात यह है कि अपने जो आपके सीआर्स हैं उनको बता दें, अगर आपको भी वीडियो से बात समझ में नहीं आ रही जिन बच्चों को, तो उनको मैं जूम पे भी लेने को तैयार हूँ, बट फॉर दैट यू विल हैव टू कोऑर्डिनेट। अदरवाइज बच्चे फर्स्ट और सेकंड असाइनमेंट्स डेडलाइन उनकी है 31 मार्च और 1 अप्रैल को मैं देखूंगी जिन बच्चों ने असाइनमेंट्स जमा नहीं कराई हुई, और असाइनमेंट्स जमा कराने के लिए फॉर्मेट मैंने दिया है, उसका टाइटल किस किस्म का होना चाहिए उसका फॉर्मेट मैंने दिया है, वही फॉर्मेट प्लीज़ यूज़ करें और अपने ईमेल से मुझे सेंड करें। आपने अपने सीआर्स को नहीं सेंड करनी। सीआर्स आपको बाकी चीज़ों में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, जूम में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, लेकिन जो असाइनमेंट्स बनानी है वो आपने मुझे ईमेल करनी है। आपको ईमेल एड्रेस सीआर्स भेज देंगे, लेकिन आपने अपने ईमेल एड्रेस से मुझे सेंड करनी है और टाइटल उस फॉर्मेट में होना चाहिए जो कि आपको बताया जाए। तो होपफुली आप लोग जो है वो 31 तक अपनी असाइनमेंट्स जमा करा देंगे और मुझे जो है वो उसके बाद कोई और स्ट्रिक्ट मेजर लेना नहीं पड़ेगा। तो थर्ड असाइनमेंट जो है उसमें फिर मैं आपको 1 हफ्ता और दूंगी, लेकिन ये जो लेक्चर है ये भी आपको हेल्प करेगा असाइनमेंट 3 करने में। असाइनमेंट 3 जो है वो UAR पे भी अवेलेबल है, तो देख लें। आप में से जो UAR को एक्सेस नहीं कर सक रहे UAR क्लासरूम को, वो प्लीज़ अपने जो है वो सीआर्स को बताएं और सीआर्स जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को मुतला करें। ठीक है जी, तो पिछली क्लास में हमने स्टडी किया था कि वाई इज इकोनॉमिक्स कॉल्ड अ सोशल साइंस, और उसको मैंने आपको उसके पॉइंट्स भी बाद में लिखवाए और मेन पॉइंट्स मैंने आपको सेंड किए। आज हम ये देखेंगे कि इकोनॉमिक्स की 2 जो सबसे मेन ब्रांचेस हैं जिनको हम माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, उसमें क्या फ़र्क होता है। तो आप इसके लिए अपने जो टेक्स्ट बुक है उसको खोल लें और प्लीज़ खोलें इसे पेज नंबर 27 के ऊपर। ठीक है, और पेज नंबर 27 के अंदर आप अंडरलाइन करें जो मैं आपको बता रही हूँ। द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स इज ट्रेडिशनली डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड सब फील्ड्स, और यहाँ साथ में इसके डेफिनेशंस भी लिखी हुई है। माइक्रो इकोनॉमिक्स is the study of how households and firms make decisions and how they interact in the markets. And macroeconomics is the study of economy-wide phenomena, including inflation, unemployment and economic growth. तो यानी ये है कि इकोनॉमिक्स की जो साइंस है उसको हम 2 मेन सब फील्ड्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ओवरऑल इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है उसको 2 मेन फील्ड्स में डिवाइड किया जाता है, एंड पार्ट इज हाफ इज माइक्रो एंड देन द अदर हाफ इज मैक्रो। ठीक है जी, माइक्रो एंड मैक्रो। अच्छा, और माइक्रो और मैक्रो में फर्क क्या है कि माइक्रो जो है, माइक्रो का मतलब होता है द स्मॉल, ठीक है, स्मॉल थिंग्स। तो इस केस में वो है हाउसहोल्ड्स और फर्म्स और उनका बिहेवियर, और मैक्रो होता है ओवरऑल, बिग को मैक्रो कहते हैं।
तो ऑन ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर जो चीजें इंक्लूडेड हैं वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। तो डेफिनेशन तो आपके पास आ गई, दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद स्टडिंग हाउसहोल्ड एंड फर्म बिहेवियर, जो कि हम इस कोर्स में पढ़ेंगे। और मैक्रो इकोनॉमिक्स भी जो है वो इन दोनों को जब हम इकट्ठा लेके ओवरऑल इकोनॉमी के फिनोमेना जैसे कि इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इनको स्टडी करते हैं, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी होती है। अच्छा, अब आपने एग्जाम्पल्स लिखनी है, ठीक है। एग्जाम्पल्स में आपको बुक में भी हैं, आप पढ़ लीजिएगा इनको भी आइडिया के लिए, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल्स जो है, आपको पता है पहले भी मैंने बताया हुआ है आपको कि एग्जाम्पल्स आपने लोकल देनी है या कोई करंट एग्जाम्पल्स देनी है, तो ये एग्जाम्पल्स आप नोट डाउन कर लें। फॉर एग्जाम्पल, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी कैन स्टडी, does imposing fines on defaulters increase social distancing and self isolation? अब आजकल बहुत बात हो रही है कि जी सेल्फ आइसोलेशन होनी चाहिए, लोग जो हैं वो बीमारी से बचें और बीमारी का ओवरऑल ट्रेंड रोकने के लिए सेल्फ आइसोलेशन इज इम्पोर्टेंट। तो इकोनॉमिस्ट क्या स्टडी करेंगे कि अगर फाइन लगाया जाए तो क्या फाइन इम्पोज करने की वजह से लोग ज्यादा सेल्फ आइसोलेशन में जाएंगे। सो दैट यू कैन राइट इट डाउन, डज इम्पोजिंग फाइन्स ऑन डिफॉल्टर्स इंक्रीज सोशल डिस्टेंसिंग एंड सेल्फ आइसोलेशन। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट वुड बी स्टडीड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। Another example of what is studied in microeconomics is what is impact of pandemic on online delivery systems, okay, which means that during these times of this corona outbreak, how does the online delivery businesses or firms, how do they cope? Is there a congestion? Do they have a problem in delivery? What kind of issues do they face and how they resolve these issues? So we are looking at the behavior of the firm in this case. So these are both examples of how households and firms behave, and this is what is studied in the microeconomics. सिमिलरली अगर हम इसी पैंडेमिक को देखें कि इस दौरान जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या स्टडी किया जाता है, तो आप एग्जाम्पल लिख लें। You can write example of macroeconomics is number 1, estimating the economic impact of corona pandemic. तो जब ओवरऑल हम देखते हैं कि ग्लोबल लेवल पे, फिर डेवलपिंग कंट्रीज और फिर हर कंट्री इंडिविजुअली, जैसे पाकिस्तान में, तो इसका टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट कितना आएगा, कि इसका ओवरऑल इकोनॉमी को कितना नुकसान होगा, ग्लोबल इकोनॉमी को कितना नुकसान होगा, और उसके बाद डेवलपिंग कंट्रीज में जो हैं इकोनॉमीज उनको कितना नुकसान होगा, पाकिस्तान में इसका कितना नुकसान होगा। इसका जब अहाता किया जाता है, जब इसको स्टडी किया जाता है, इसका इम्पैक्ट देखा जाता है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी। ठीक है जी, क्योंकि यहां पे हम स्टडी कर रहे हैं ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर pandemic on the economy as a whole। ठीक है, तो मैंने बताया था ना मैक्रो इकोनॉमिक्स में वी आर लुकिंग एट इकोनॉमी एज अ होल, सो दैट्स वन ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, एक और, because 2 examples आपने साथ देनी है। Another example of what is studied by macroeconomics is impact of economic stimulus on unemployment and economic growth in Pakistan। अब एक स्टिमुलस पैकेज दिया गया है, यानी स्पेशल जो है वो कुछ मराद दी गई हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और आपको शायद पता होगा, बल्कि होना चाहिए, आपको टीवी देखना भी चाहिए और इन चीज़ों के साथ अपने आप को आपकी नॉलेज होनी चाहिए, दैट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड particularly Prime Minister himself announced this package, has said that it is going to give some concessions to the business, and it is also going to give subsidy and to the households as well। यानी लोगों को जो है वो जो गरीब तरीन लोग हैं उनको पैसे दिए जाएंगे। आपने सुना होगा शायद 3,000 के करीब उन्होंने कहा है कि जी पैसे हम देंगे, वो कैसे देते हैं दैट्स अनदर थिंग। लेकिन फिलहाल ये है कि जो है आपकी फर्म्स को भी जो है वो मराहत मिली हैं और
आपके लोगों को भी, हाउस होल्ड्स को भी जो है वो स्पेशल फैसिलिटी मिली है। सो ये मिलके इसको इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज कह सकते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये स्टडी करेंगे कि ये जो स्टिमुलस पैकेज दिया गया है इससे क्या अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी कम हुई है, और नंबर 2 क्या इससे इकोनॉमिक ग्रोथ की जो स्टडी डिक्लाइन है उसमें कोई फर्क आया है। तो ओवरऑल जो हम फैक्टर्स हैं इसको स्टडी करेंगे। तो ये दोनों एग्जांपल्स आपने लिखनी है। तो पहले आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है कि बुक में से आपने इसकी डेफिनेशंस लिखनी है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, और आपने दूसरा लिखना है इनकी एग्जांपल्स जो मैंने आपको बताई हैं, इसमें से नोट्स अपनी रजिस्टर में लिख लीजिएगा। और लास्ट जो सेंटेंस होना चाहिए इस क्वेश्चन का वो होना चाहिए, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर क्लोजली इंटरट्वाइंड because changes in overall economy can arise from decisions of millions of individuals. It is impossible to understand the macroeconomics development without considering the associated microeconomic decisions. In other words, these two are linked. They are part of one whole. जैसे ये इस तरह का आप डायग्राम भी इसके लिए बना सकते हो, ठीक है ना। तो they are parts, two parts of one whole. But the differences you need to tell what the differences are by first giving definitions, then also giving the examples, and finally you must also mention that these are intertwined, they are part of one whole and why it is like that. ठीक है जी। तो ये that is part of the assignment which you have to do, assignment number 3। अच्छा, एक और उन्होंने कहा है असाइनमेंट नंबर 3 में लिखा है कि जी यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स, दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो फॉर दैट यू प्लीज टर्न टू पेज 28। ओके, यहां पे इन दोनों की डेफिनेशन लिखी हुई है। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स claims that attempt to describe the world as it is। अच्छा जी, normative statements claims that attempt to prescribe how the world should be। Okay, a key difference, अच्छा ये भी underline करें पेज 28 पे। A key difference between positive and normative statements is how we judge their validity। We can in principle confirm or refute positive statements by examining evidence। फिर 2-3 जुमले छोड़ के, by contrast evaluating normative statements involves values as well as facts। Deciding what is good or bad policy is not just a matter of science, it also involves our views on ethics, religion and political philosophy। तो ये तो हो गया डिफरेंस। यानी बात यह है कि जो इकोनॉमिक्स है उसमें उसकी डिस्क्रिप्शन 2 तरीके से की जाती है, राइट, बाय गिविंग पॉजिटिव स्टेटमेंट्स एंड बाय गिविंग नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स। नाउ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स का मतलब यह है कि व्हेन इकोनॉमिस्ट्स आर स्टडीइंग और डिस्क्राइबिंग द फैक्ट्स ओनली, स्टेटिंग द फैक्ट्स ओनली। पॉजिटिव स्टेटमेंट की डेफिनेशन तो आपने यहां से लिख ली थी, इसकी एग्जांपल्स नोट कर लें, मैं आपको लिखवा रही हूं। एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट ऑफ दिस नेचर। अब ये आप इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे, एज ऑफ 27th देयर आर 1179 registered corona cases in Pakistan and number is increasing daily। आप ये देख रहे हैं ना, इस स्टेटमेंट में हम क्या बता रहे हैं, द फैक्ट एज इट इज। इतने कोरोना केसेस हैं 27 मार्च को और तेजी से इंक्रीज कर रहे हैं। इसके ऊपर हमने अपनी कोई जजमेंट तो नहीं दी ना कि क्या होना चाहिए। जो वो बात होती है कि क्या होना चाहिए उसको कहते हैं नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स। तो कई दफा इकोनॉमिस्ट नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स भी देते हैं। तो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट का जो एग्जाम्पल है वो आप नोट कर लें और ये भी इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट शुड डू मोर टेस्टिंग टू कंट्रोल स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। गवर्नमेंट शुड डू मोर टेस्टिंग टू कंट्रोल स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि जब हम कहते हैं व्हाट गवर्नमेंट शुड डू, तो यहां पे हम कोई
फैक्ट को स्टेट नहीं कर रहे होते, बजाय इसके हम बता रहे होते हैं कि हुकूमत को क्या करना चाहिए। अब याद रखें कि इकोनॉमिक्स के अंदर ये तकरीबन दोनों स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, लेकिन पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को ज्यादा बेहतर समझा जाता है, जहां पे एक ऑब्जेक्टिवली एक फैक्ट को बताया जा रहा होता है और उसे इंटरप्रेट किया जा रहा होता है, और उसके बाद ये जो है ये डिसीजन मेकर के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि वो उससे क्या डिसीजन लेना चाहे। लेकिन दे आर टाइम्स व्हेन द डिसीजन मेकर से कि अच्छा जी फैक्ट्स तो बता दिए, अब ये भी बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। तो जब हम ये इकोनॉमिस्ट उन्हें ये बताते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, तो उसको कहा जाता है नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे ये चीज अंडरलाइन कर लें, दिस इज इन द 4th पैराग्राफ, मच ऑफ इकोनॉमिक्स इज पॉजिटिव. It tries to explain how the economy works. Yet those who use economics often have normative goals. They want to learn how to improve the economy. When you hear economists making normative statements, you know they are speaking not as scientists but as policy advisors. So, ये भी आपने जब आप इसको डिस्कस कर रहे हो पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स, तो ये दिस इज हाउ यू शुड कंक्लूड इट। तो आपको ये समझ में आया ना कि अब हम इसके जो इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो इनकी 2 सब फील्ड्स हो गए, और हम जो जनरली आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, इकोनॉमिस्ट जो आर्ग्यूमेंट्स देते हैं वो मोस्टली पॉजिटिव होते हैं, यानी कि हम बता रहे होते हैं कि जी ये हुआ है और इनके पीछे ये वजूहात हो सकती हैं। बट एट द सेम टाइम sometimes economists also are obliged to give normative statements what should be done about it. Okay, what should be done about it, and as such the economists become not just scientists but also पॉलिसी एडवाइजर्स। अच्छा, अब मैंने ये आपसे रिक्वेस्ट की है कि आप लोग सब के सब जाएं, और मैंने उसका लिंक आपको दिया हुआ है। पाइड, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है, उन्होंने एक ऑनलाइन डैशबोर्ड बनाया है और उसका लिंक मैं आपको दे चुकी हूँ, उसको जरा जाके देखें। वो कोरोना वायरस से जो है वो रिलेटेड है। तो उस पर जो मैंने कुछ क्वेश्चंस पहले आपको एग्जांपल्स दिए हैं ना, कि मसलन के मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज, द इम्पैक्ट ऑफ द कोरोना वायरस और एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ द कोरोना वायरस इन पाकिस्तान, तो उसके ऊपर आप देख लेंगे कि वाकई जो रियल इकोनॉमिस्ट हैं, जो पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट हैं, वो किस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर अंदर जो कॉस्ट्स आएंगी उसको स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए वो स्टडी कर रहे हैं कि जी ये जो हैं ये पावर्टी के ट्रेंड्स हैं, अब जब कोरोना आ जाएगा तो इनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। और माइक्रो इकोनॉमिक्स हाउस होल्ड और सेक्टर वाइज भी उसके अंदर उन्होंने कुछ जो है वो अपनी प्रिडिक्शंस की हुई हैं, ट्रेंड्स को एनालाइज किया हुआ है। तो एग्जैक्टली आपको समझ में आ जाएगा कि इकोनॉमिस्ट किन किन एरियाज को स्टडी करते हैं। सो दिस ओवरऑल now I have addressed the 2 questions. What is the difference between micro and macro, and what is the difference between normative and पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। और इसको ज़्यादा समझने के लिए आई रियली इनकरेज कि आप जाके देखें कि एक्चुअली इकोनॉमिस्ट स्टडी क्या करते हैं। इससे ज़्यादा किसी को इसमें इंटरेस्ट हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में और भी बता सकती हूँ, बिकॉज ये जो पाइड है का ये डैशबोर्ड, इसके ऊपर मैं अपने कमेंट्स और फीडबैक देती रहती हूँ। अच्छा, नाउ अब इसके अलावा 3rd असाइनमेंट के अंदर आपने जो है ना वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, इसका थोड़ा सा मैंने कल जिक्र किया था। आपको पता है इकोनॉमिक मॉडल्स जब मैंने बताए थे तो मैंने 2 तरह के इकोनॉमिक मॉडल्स का जिक्र किया था। अब ये याद रखें
कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो इकोनॉमिक मॉडल्स हैं, डिमांड के, सप्लाई के, कंज्यूमर बिहेवियर के, फर्म बिहेवियर के, वो हम अभी बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे। ये कोर्स ही इसका काम ही है कि आपको कंज्यूमर और फर्म बिहेवियर को बताया जाए, तो उसमें उसके जो इकोनॉमिक मॉडल्स हैं वो हम ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पे जो मैंने आपको इस चैप्टर में जो 2 मॉडल्स का बताया है एज एन एग्जाम्पल, just to prove that economics is a science and it builds its own models, वो दोनों, that is first जो मॉडल था जिसके बारे में शॉर्टली आपने लिखना है, वो है सर्कुलर फ्लो डायग्राम का, और दूसरा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ये दोनों जो मॉडल्स हैं ना, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं, इसलिए मैंने आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं कराए थे। अच्छा, सर्कुलर फ्लो तो आपको बहुत डिटेल में जो है वो पढ़ाया जाएगा अगले, आई थिंक मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ाया भी जाएगा, और उसको मैंने फर्स्ट क्लास में थोड़ा बहुत इससे ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया था, जो कि आपकी बुक में है। एक डायग्राम भी, इससे ज़्यादा डिटेल डायग्राम बनाया था, तो उसको तो आप बस उतना ही काफ़ी है कि आप जो डायग्राम बना दें और डायग्राम के साथ जो एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है वो कर दें, सो दैट्स गुड इनफ। बट ये जो है ना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ये मैं चाह रही हूँ कि ज़रा थोड़ा सा आप ज़्यादा डिटेल में देखें, इसीलिए मैंने इसके ऊपर आपको एक असाइनमेंट क्वेश्चन भी दिया हुआ है। अच्छा, असाइनमेंट क्वेश्चन जो है उसको आंसर करने के लिए मैं आपको गाइड भी करूंगी, लेकिन फिलहाल ये जो मटेरियल बुक में है ना, जो पेज 24 पे, पेज 24 ज़रा निकाल लें, जो पेज 24 पे, इसको ज़रा मैं आपको डिटेल में पढ़ाती हूँ भी। अच्छा, ठीक है जी, अब ये गौर से देखें कि ये है क्या। ठीक है जी, ये फिगर 2 है, और फिगर 2 के साथ ही ये फिगर 2 बना हुआ भी है, इसको जरा गौर से देखें। अच्छा, अब अगर आप ये देख सकें तो इसके अंदर एक साइड जो कि वाई एक्सिस है, उस पर लिखा है क्वांटिटी ऑफ कंप्यूटर्स प्रोड्यूस्ड, और जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर लिखा हुआ है क्वांटिटी ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड। कैन यू सी? अच्छा, ये जो आपका ग्राफ है ना, ये मॉडल कर रहा है एक इकोनॉमी को, जिसमें वो सपोज कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि उस इकोनॉमी में 2 ही चीजें प्रोड्यूस हो सकती हैं। वो 2 चीजें क्या हैं? या गाड़ियां हैं और या कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, ये अजम्पशन कर ली गई है। अच्छा, इसके ये जो इस तरह का ग्राफ बनाने के लिए यूजुअली हम 2 सेक्टर्स को कंसिडर करते हैं, अज्यूम करते हैं कि यही 2 सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के। अच्छा, अब जब हमने एक साइड पे जो है वो कंप्यूटर्स ले लिया और एक साइड पे हमने कार्स ले ली, क्यों? क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि इकोनॉमी यही दोनों जो है चीजें ये प्रोड्यूस कर रही है। अच्छा, अब उसके अंदर अगर आप देखें तो एट दैट पॉइंट जहां 3000 लिखा है, यानी कि जहां पे 3000 कंप्यूटर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो आप देखें कि एट दैट पॉइंट x is 0, which means that if at the economy wants to produce 3000 computers, it cannot produce any cars. On the other hand, when y is 0, there you can see that if 1000 cars are produced, then no computers can be produced. ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स तो ये आपको बता रहे हैं कि अगर इकोनॉमी अपने सारे रिसोर्सेज, अच्छा अब रिसोर्सेज बता दूं, रिसोर्सेज को आप समझ लें ये कि जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी लोग हैं उस कंट्री के, वो उसका रिसोर्स है। जितने लोग हैं सारे के सारे कंप्यूटर्स बना रहे हैं, तो वो 3000 कंप्यूटर्स बना सकते हैं सपोज, या जितने भी लोग उस मुल्क के हैं सारे के सारे गाड़ियां बना रहे हैं, तो 1000 गाड़ियां बना सकते हैं। ये अजम्पशन है यहाँ पे। ठीक है, सो इफ ऑल द रिसोर्सेज इन द कंट्री आर यूज्ड, तो 3000 कंप्यूटर्स बन सकते हैं और 1000 गाड़ियां बन सकती हैं। अच्छा, अब जो ग्राफ इन्होंने इसका बनाया हुआ है, ये जो आप कर्व्ड ग्राफ देख रहे हैं, ये जो लाइन है कर्व की लाइन, ये आपको बता रही है कि it is also possible using all of its resources that the country can produce 2200 computers and 600 cars. ये जो पॉइंट ए है ना, ये दिखा रहा है कि अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी लोग हैं, वो मिलके ये कॉम्बिनेशन भी हासिल कर सकते हैं, 2200 कंप्यूटर्स या 600 गाड़ियां।
एक और जो पॉइंट बी है वो कह रहा है कि एक और जो कॉम्बिनेशन वो अचीव कर सकते हैं, वो अचीव कर सकते हैं 2000 कंप्यूटर्स एंड 700 कार्स। ठीक हो गया। सो देखिए, इस जो फ्रंटियर है, ये जो लाइन है, कर्व है, इस पे जितने भी पॉइंट है, चाहे पॉइंट एफ हो जाए, चाहे ए हो जाए, चाहे बी हो जाए, चाहे ई हो जाए, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है ना, इनको हम कहते हैं कि ये एफिशिएंट पॉइंट्स हैं। ठीक हो गया। ये सारे के सारे एफिशिएंट पॉइंट्स हैं, यानी कि इन सारे पॉइंट्स पे जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, जितने भी लोग हैं, जितना भी एरिया है मुल्क का, जितनी भी बिजली है मुल्क की, जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो जो है वो एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं। ठीक है। तो ये सारे एफिशिएंट पॉइंट्स हैं। अच्छा, इसके बरक्स जो पॉइंट डी आपको नजर आ रहा है, पॉइंट डी वो पॉइंट है जहां पे 1000 कंप्यूटर्स और 300 गाड़ियां मुल्क में प्रोड्यूस हो रही हैं। ये जो है, क्योंकि ये जो है ये इसके ऊपर जो आपका कर्व है उसके ऊपर लाई नहीं करता, उससे नीचे लाई करता है। जितने भी उससे नीचे के पॉइंट्स हैं उनको हम कहते हैं कि ये इनएफिशिएंट पॉइंट्स है, यानी कि ये हासिल तो किया जा सकता है, लेकिन इस केस के अंदर क्या है कि बहुत सारे जो आपके वसाइल हैं, जो आपके रिसोर्सेज हैं, लोगों की एनर्जी है, आपकी जो है वो इकोनॉमिक पोटेंशियल है, उसको जाया किया जा रहा है। तो जाहिर है कम कंप्यूटर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं अगर बेहतर तरीके से रिसोर्सेज को मैनेज किया जाए। उसके बरक्स फिर एक और पॉइंट दिखाया है, पॉइंट सी। आप देखें वो उधर है जहां पे